दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मजेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो बाबा वांगा का जो फुल नेम है दैट इज वंगेलिया पंडेवा गुस्ट्रोवा। तो उन्होंने ऐसी प्रेडिक्शंस की थी 2026 को लेके। अब अगर मैं पहले के प्रेडिक्शंस की बात करूं तो उनमें से एक आती है 9/11 जो यूएसए में अटैक हुआ था। उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि अमेरिका के 2008 में जो प्रेसिडेंट बनेंगे ही विल बी ब्लैक। तो इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था वो भी इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था। इन्होंने विजन देखा था कि एक सैफरॉन और ऑरेंज कलर में लड़की है जिनका मर्डर हुआ है एंड शी इज हिंदू। उन्होंने 2026 के अंदर 4 प्रेडिक्शंस करी है। तो अगर मैं पहली प्रेडिक्शन की बात करूं तो उन्होंने सबसे पहले विजन देखा था 2026 के अंदर नवंबर का, कैलेंडर में देखा डेट। उसके अंदर उन्होंने देखा कि एक स्पेस क्राफ्ट अर्थ की तरफ से जा रहा है। तो जब वो एयरक्राफ्ट जा रहा था तो उस टाइम पे 90s 30s के आसपास उस टाइम पे कोई भी अर्थ पे स्पेसक्राफ्ट नहीं बना था इस लेवल का। दूसरी प्रेडिक्शन थी सोलर फ्लेयर की। तो 2023 में ना सबसे पहली बार अर्थ के ऊपर X9 इंटेंसिटी का सोलर फ्लेयर आया था। देन इन्होंने तीसरी चीज जो प्रेडिक्ट की थी वो थी अर्थक्वेक। अब आप देख रहे हो कि पिछले कई सालों से ना बहुत सारे मिनी अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, वोल्केनो इरप्शंस हो रहे हैं। तो अब इनकी प्रेडिक्शंस ये है कि 2026 के अंदर एक ऐसा मैसिव वोल्केनो इरप्शन होगा जो लैंड को 7% इफेक्ट करेगा और वाटर को 50% तक इफेक्ट कर सकता है। और कहीं ना कहीं इससे इंडिया भी इम्पैक्ट होगा। सिम्पसन्स की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस कार्टून के जो भी बड़े बड़े राइटर्स हैं तो उन्होंने पहले से पहले फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रखा है, तभी वो ऐसी स्क्रिप्ट लिख पा रहे हैं। उन्होंने भी ट्रम्प बताया, देन फुटबॉल का भी बता रहे हैं कि अभी पोर्चुगल जीतेगी फीफा वर्ल्ड कप। तो उन्होंने वर्ल्ड को लेके भी बताया कि वर्ल्ड अनस्टेबल रहेगी। अगर चीजें ग्रो कर रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी ग्लोबल लेवल पे रेस होंगी। हाँ तो जी स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्पिरेसीज की। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे 2026 में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, क्या क्या प्रिडिक्शंस हैं इनके बारे में। और बाबा वांगा के बारे में भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शंस करी हैं जो कि सच्ची मानी गई हैं। जैसा उन्होंने बोला है वैसा हुआ है। तो इसके लिए हमने बुलाया है अमित को। अमित स्वागत है आपका। भाई हमारे बढ़िया रिसर्च करते हैं इन चीज़ों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में। तो भाई आज हमारे लिए कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आए हैं। तो भाई शुरू करते हैं भाई अमित जी। भाई सबसे पहले ये बताओ बाबा वांगा कौन है और कहाँ ये पैदा हुए, क्या क्या इन्होंने करा जो प्रिडिक्शंस कर पाए, थोड़ा बताओ। तो बाबा वांगा का जो फुल नेम है दैट इज वंगेलिया पंडेवा गुस्ट्रोवा। सो ये लड़की है। तो इनका जो बॉर्न हुआ था वो था मैसेडोनिया में। तो ये ग्रीस के पास एक कंट्री है। तो स्टार्टिंग में जब ये बच्ची थी 1922 की बात है, तो उस टाइम पे उनके कंट्री में बहुत ज़्यादा तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान आया। उसी बीच में इनकी आंखों में धूल वगैरह घुस गई। तो उसी टाइम से इनकी आंखें पूरी ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद इनको पता लगता है कि अब उसकी इनकी लाइफ में कुछ था नहीं सच करने का। तो ये विजन्स देखती है अपनी लाइफ में और फिर उन्हीं विजन्स के बारे में अपने आसपास के लोगों को बताती है, अपनी फैमिली वालों को बताती है। एंड जब फैमिली वाले उनकी विजन्स के बारे में सुनते हैं तो वो हंसते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। बट धीरे धीरे जब वो विजन्स सच होने लगते हैं जो उन्होंने प्रेडिक्ट की थी चीज़ें फ्यूचर की, तो उनको यकीन हो जाता है कि हाँ ये जो बोल रही हैं वो सही है। तो उन्होंने ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस की थी 2026 को लेके, और पहले भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऐसी हुई हैं जो सच निकली हैं। अब अगर मैं पहले के प्रेडिक्शंस की बात करूं तो उनमें से एक आती है 9/11 जो यूएसए में अटैक हुआ था। तो उस टाइम पे उन्होंने विजन्स देखे थे कि स्टील बर्ड्स यूएस पे अटैक कर रही है। तो वो जब वो सच हुई तो लोगों को इनकी क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ी। देन उसके बाद उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि अमेरिका के 2008 में जो प्रेसिडेंट बनेंगे ही विल बी ब्लैक। तो वो उन्होंने पहले से पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। तो बराक ओबामा पहले प्रेसिडेंट थे 2008 में जो ब्लैक थे। देन तो इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था वो भी इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था। इन्होंने विजन देखा था कि एक सैफरॉन और ऑरेंज कलर में लड़की है जिनका मर्डर हुआ है एंड शी इज़ हिंदू। तो वो भी इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था। देन 2004 में इंडियन ओशन में एक सुनामी आई थी तो वो भी प्रेडिक्ट कर ली थी। तो ऐसे ही 2026 की जिनकी प्रेडिक्शंस हैं, और इन्हीं की नहीं, इनके अलावा और भी सारे प्रेडिक्टर्स हैं और भी सारे लोग हैं जो प्रेडिक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। सिम्पसन्स के कार्टून्स में आपने देखा होगा और बाकी भी फिलोसफर्स हैं जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था 2026 को लेकर, स्पेशली पहले चलता आ रहा है चीज़ के बारे में। अब जैसे कि 2026 चालू हो ही चुका है। यूएसए ने वेनेजुएला पे अटैक करा। वहाँ पे आपको पता है इतना सारा बैरल्स है, 20% ऑयल उस कंट्री के पास है और यूएसए ने अपनी तरफ कर लिया है। तो पहला तो उसने सारे रिजर्व, सारा पावर अपने पास रख लिया है। देन अगर दूसरे इवेंट की बात करूँ तो अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें तो वो बहुत पहले से चलती आ रही वॉर। तो उसके अंदर भी यूक्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमैनिटेरियन एड्स की बात करूँ तो वहाँ पे लगभग
76 लाख लोग अफेक्टेड हैं और उनको रिक्वायरमेंट है आज की डेट में 25,000 करोड़ की, ताकि वो रिवाइव कर पाए, आगे बढ़ पाए एज अ कंट्री। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में आप लोग देख रहे हो कि मिडिल ईस्ट में कितना ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सीरिया करके है, गाजा करके है, इनका भी रफली फिगर्स इसी के अराउंड है। और अभी ईरान में भी चल ही रही है। तो आज के टाइम पे करंटली ईरान की वैल्यू अगर देखें, रायल की वैल्यू इट्स लाइक 12 लाख इज इक्वल टू $1। तो आसपास की कंट्रीज में पूरी अराउंड द वर्ल्ड सब कुछ हो रहा है। किसी की करेंसी क्रैश कर रही है, कोई कंट्री यूएसए उस पर अटैक कर रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बड़ी कंट्रीज आपस में लड़ाई करेंगे ना, तब वर्ल्ड वॉर 3 चालू होगा। और हम इसके बारे में आगे बात भी करेंगे, चाइना ताइवान की, यूएसए चाइना, क्योंकि जो मेजर कंट्रीज हैं वो चाइना, रशिया और यूएसए है। जब इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तभी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस बनेंगी। और ये हम आगे बात करेंगे। तो सीधे बात करते हैं बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस की। तो अगर बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस की बात करें, उन्होंने 2026 के अंदर 4 प्रेडिक्शंस करी है। तो अगर मैं पहली प्रेडिक्शन की बात करूं, तो उन्होंने सबसे पहले विजन देखा था 2026 के अंदर नवंबर का, कैलेंडर में देखा डेट। उसके अंदर उन्होंने देखा कि एक स्पेस क्राफ्ट अर्थ की तरफ से जा रहा है। तो जब वो एयरक्राफ्ट जा रहा था, तो उस टाइम पे 90s 30s के आसपास, उस टाइम पे इंडिया कोई भी अर्थ पे कोई भी स्पेस क्राफ्ट नहीं बना था इस लेवल का। तो इससे 2 इंटरप्रिटेशन निकल के आती है। पहली तो ये कि हो सकता है कि ये हमारा एयरक्राफ्ट हो, और उन्होंने कोई इंसान को अंदर जाते हुए भी नहीं देखा और बाहर आते हुए भी नहीं देखा। तो इससे ये इंटरप्रिटेशन निकलती है कि हो सकता है कि वो हमारा हो। और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ये उस पर अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि 2026 के एंड तक, नवंबर के एंड तक, हम अर्थ से इवैक्यूएट कर रहे हैं लोगों को दूसरी जगह पे। कोई ऐसा वर्ल्ड वॉर हो जाए या फिर ऐसी न्यूक्लियर वॉर हो जाए जिसकी वजह से उनको ऐसा कुछ करना पड़े। तो ये पहली प्रेडिक्शन देखी थी 2026 की, नवंबर के मंथ में। दूसरी प्रेडिक्शन थी सोलर फ्लेयर की। तो 2023 में ना सबसे पहली बार अर्थ के ऊपर X9 इंटेंसिटी का सोलर फ्लेयर आया था। अब जो सोलर फ्लेयर होता है, ये बेसिकली सन के अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। तो ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, अगर ये सैटेलाइट से टकरा जाए तो हमारा रेडियो एक्टिव, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा इंटरनेट, सब कुछ 1 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा। और ये चीज़ इतनी क्विकली होगी, इतनी तेज़ होगी ना, कि हमें रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। कोई वार्निंग ही नहीं दे पाएगा कोई देश दूसरे देश को कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसकी सबसे खतरनाक चीज़ ये है। और साइंटिस्ट ने वार्निंग ऑलरेडी दे दी है कि 2026 के अंदर ये चीज़ हो सकती है। कितनी मैसिवली होगी, कितनी ज़्यादा होगी, किस एक्सटेंट तक होगी, वो देखना बाकी है। और ये इन्होंने कब किया था प्रेडिक्ट? वांगा ने कब किया था प्रेडिक्ट? वांगा ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था 2026 के लिए ये चीज़। तो ये 2026 की प्रेडिक्शन, सेकंड प्रेडिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने पहले ये चीज़ प्रेडिक्ट कर ली थी वांगा ने। और ये चीज़ किसी न्यूक्लियर वॉर की वजह से नहीं होगी, किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से नहीं होगी। ये चीज़ होगी 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर एक चीज़ का रिएक्शन होगा सन से, वहाँ से निकल के आएगी ये चीज़। तो ये हमारे हाथ में ही नहीं है बेसिकली। देन इन्होंने तीसरी चीज़ जो प्रेडिक्ट की थी वो थी अर्थक्वेक। अब आप देख रहे हो कि पिछले कई सालों से ना बहुत सारे मिनी अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, वोल्केनो इरप्शंस हो रहे हैं, कहीं पे सूखा पड़ रहा है। जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे ऑलरेडी सूखा पड़ चुका है, लोग सफ़र कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक देश है सुदान इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसके अंदर भी सीन चल रहा है, भुखमरी है, सूखा पड़ चुका है, 2.5 करोड़ लोग अफेक्टेड हैं, 25,000 करोड़ की उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें इतना पैसा चाहिए सो दैट वी कैन रिवाइव। तो ये ऑलरेडी चल रहा है इन कंट्रीज़ के अंदर। तो अब इनकी ये प्रेडिक्शन ये है कि 2026 के अंदर एक ऐसा मैसिव वोल्केनो इरप्शन होगा जो लैंड को 7% इफेक्ट करेगा और वाटर को 50% तक इफेक्ट कर सकता है। और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इसके ज़्यादातर चांसेस होने के हैं। अमेरिका में एक वोल्केनो है जिसका नाम है एक्सील सी माउंट वोल्केनो, वहाँ पर होने के चांसेस हैं, जिसका इम्पैक्ट लैंड पे 7% आएगा और सी पे 50% के आसपास आ सकता है। और कहीं ना कहीं इससे इंडिया भी इम्पैक्ट होगा। अब चौथी प्रेडिक्शन देखते हैं। अब चौथी प्रेडिक्शन के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 कैसे ट्रिगर होगा उसकी बात करते हैं। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है एआई से। आज के टाइम पे जितनी भी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं, मिलिट्री लेवल की रिपोर्ट्स हैं, वो सब एआई जनरेट कर रहा है। तो अगर एआई इतना क्रूशल काम कर रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों के लिए काम कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो हमारे नॉर्मल जो कॉमन मैन है या फिर जो आम जनता है, उनको बहुत ईजिली मैनिपुलेट कर सकता है। तो उनका ये मानना है जो एआई है ना, एआई को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पावर की और सेमीकंडक्टर्स की। और सबसे पावरफुल जो देश है जो मैन्युफैक्चरर है सेमीकंडक्टर्स का, दैट इज़ ताइवान। और यही है फोर्थ प्रेडिक्शन। जो ताइवान है उसके बीच में और चाइना के बीच में काफ़ी टाइम से वॉर चल रही है, और इस वॉर के अंदर ताइवान को सपोर्ट करेगा यूएस। और जब यूएस ताइवान को सपोर्ट करेगा और चाइना वहाँ पर ताइवान पे अगेंस्ट है, तो अगर जब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर होगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जब बड़ी कंट्रीज आपस में वॉर करेंगे ना, तभी वर्ल्ड वॉर 3 के
होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर छोटी कंट्रीज वॉर करती हैं उनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। यूक्रेन पे अटैक किया रशिया ने, कुछ नहीं हुआ। वेनेजुएला पे अटैक किया यूएस ने, कुछ नहीं हुआ। चाइना ताइवान पे भी कर देगा, बट अगर चाइना और यूएस हो जाएगा तब एक बहुत मैसिव वॉर हो सकती है, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 के एंट्री, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 होने के काफ़ी चांसेस हैं इस चीज़ से। कंबोडिया और थाईलैंड का भी तो चल रहा है कुछ आपस में, वहाँ भी थाईलैंड ने भी किया अटैक। देखा जाए हर कंट्री के, मिडिल ईस्ट पकड़ लो, ताइवान पकड़ लो, इधर साउथ ईस्ट एशिया पकड़ लो, हर कंट्रीज के कुछ ना कुछ सिविल वॉर चल रही हैं, भुखमरी हो रखी है, एंड सिविल सब कुछ चल ही रहा है। मैं छोटा मोटा बड़े लेवल, ग्लोबल लेवल पे बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो 2026 की शुरुआत है, मेरे हिसाब से ये मानना है कि कुछ भी बैलेंस नहीं रहने वाला, वर्ल्ड के कुछ ना कुछ कोने में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ये 4 प्रेडिक्शंस थी बाबा वांगा की, और 2026 की शुरुआत किस तरीके से हुई है, क्या क्या हो चुका है, वही मैंने बात कर ली है। तो इस तरीके से चीज़ें खतरनाक प्रोडिक्शंस हैं भाई, ये सारी सच हो गई फिर तो क्या घमासान चीज़ होगी। सिम्पसन्स की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस कार्टून के जो भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, तो उन्होंने पहले से पहले फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रखा है, तभी वो ऐसी स्क्रिप्ट लिख पा रहे हैं। ट्रम्प वाला तो मेजर एग्जैक्टली उन्होंने भी ट्रम्प बताया, देन फुटबॉल का भी बता रहे हैं कि अभी पोर्चुगल जीतेगी फीफा वर्ल्ड कप। तो उन्होंने वर्ल्ड को लेके भी बताया है कि वर्ल्ड अनस्टेबल रहेगी, अगर चीज़ें ग्रो कर रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी ग्लोबल लेवल पे रेज होंगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपस में, और 2026 इज लाइक की स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 और बाबा हो वांगा सकता है ने काफी तो सारा। ये भी बताया था कि फर्स्ट एलियन इंटरेक्शन भी हो सकता है। हाँ, ये भी उन्होंने बताया था। भाई इनफैक्ट हमारे पॉडकास्ट पे भी बहुत एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि 2026 जो है बहुत ज़्यादा ख़राब साल रहेगा। वॉर्स खूब सारी होंगी, नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत सारी होंगी। ऐसा भी कहा जा रहा है जो महाभारत के टाइम के स्टार्स थे ना, चार्ट्स जो थे, जितना मैसिव लेवल का युद्ध हुआ था वो बन रहा है इस साल। तो ओवरऑल साल ख़राब ही होने वाला है, बट आई होप हम सब सेफ़ रहें भाई, और हमारे व्यूअर्स सेफ़ रहें। पर आगे बात करते हैं भाई थोड़ी और कॉन्स्पिरेसीज़ की, अमित जी। ये बात है 17 दिसंबर 1938 की। तो उस टाइम पे जर्मनी का एक प्लान था कि उनको अंटार्कटिका जाना है, तो उन्होंने एक अपनी रिसर्च शिप लॉन्च करी वहाँ जाने के लिए। उस शिप का नाम था SS सोबरलैंड। तो वहाँ पर उस शिप को भेजते हैं, पूरा 1 महीने लगा वहाँ पहुँचने के लिए। ऑब्जेक्टिव था कि एक हिडन एलियन सोसाइटी को डिस्कवर करना, जो उनको अंदाज़ा था वहाँ पे होगी अंटार्कटिका में। तो वो शिप वहाँ पर जाती है। अब जब वहाँ पर वो शिप पहुँच जाती है तो पूरे एरिया की मैपिंग करते हैं स्क्वायर मीटर्स के अंदर। तो जब पूरे एरिया की मैपिंग करते हैं, उनको एक एरिया काफ़ी अलग लगता है, मिलता है जो उनको, उसको वो नाम देते हैं आर्टिक ओएसिस। तो उस एरिया को फिर वो अलग ही कर देते हैं, और उसके अंदर जो उनको चीज़ें दिखाई दी, वहाँ पर उनको एक केव दिखाई दी। केव के अंदर उनको जो टेम्परेचर था केव का वो बहुत कम था। तो उनको पता लग गया था कि यहाँ पे किसी ना किसी का तो बेस है, और उसी के पास वो अपना एक बेस भी बना लेते हैं, और उस बेस को वो नाम देते हैं बेस 211। अब ये अंटार्कटिका ने डिस्कवर कर लिया था। तो उसके फिर कुछ टाइम बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना, तो जर्मनी वॉर में हार रही थी, और तभी अमेरिका को उसी टाइम पे अमेरिका को भी इस बारे में पता लगा कि जर्मनी का अपना कुछ प्लान कर रही है, ऑपरेशन कर रही है वहाँ पे जाने का, और उन्होंने कुछ ढूंढा है। तो वो लोग भी अपना एक प्लान बनाते हैं कि हम भी वहाँ पर जाएंगे और चेक करते हैं क्या क्या है। तो 1947 में अमेरिका ने अपना फिर एक मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम था हाई जंप। तो इसके बारे में पढ़ सकते हो, ऑलरेडी वेबसाइट्स वगैरह पे है। तो उस टाइम पे अमेरिका एक सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट करता है, इसका नाम था एडमिरल रिचर्ड। देन उसके साथ साथ वो वहाँ पे शिप भी जाती हैं उनकी, हेलीकॉप्टर्स भी जाते हैं, टैंक्स भी जाते हैं, सोल्जर्स भी जाते हैं। और उस पूरा मिशन का नाम था हाई जंप, जिसको लीड कर रहा था एडमिरल रिचर्ड। वहाँ पहुँचने के बाद वो भी अपना वहाँ पे एक बेस बना लेते हैं। उस बेस का नाम था मिनी अमेरिका 4। तो जब वो बेस बन जाता है, वो लोग भी वहाँ पर मैपिंग करते हैं एरिया की, और मैपिंग करते करते उनके ऊपर अटैक हो जाता है, सोनिक अटैक। और वो अटैक किया गया था यूएफओ के थ्रू। जो यूएफओस जो उस टाइम पे यूएफओस थे, वो उसी शेप के थे जो हम देखते हैं आजकल ना, राउंड शेप में जो होते हैं, मेटेलिक शेप में जो होते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, एंड देन ये इनकी आर्मी उसके ऊपर अटैक करती है। उस टाइम पे जो लीड कर रहा था वो भी वहीं पर ही था, बट ये आर्मी उनके ऊपर कुछ कर ही नहीं पाई। इनके जो अटैक्स कर रहे थे उसके ऊपर, वो अटैक कर ही नहीं पाए, क्योंकि इनका जो सोनिक अटैक था उनको पूरा तबाह कर दिया, पूरा का पूरा। तो ये लोग वापस आते हैं अमेरिका, और फिर डिसाइड होता है कि अब एडमिरल जाएगा वहाँ पर अपने खुद की फ्लाइट से, और वो चेक करके आएगा, सर्वे करके आएगा एग्जैक्टली वहाँ पर है क्या। तो ये ऑफिसर खुद जाता है वहाँ पे अकेला सर्वे करने के लिए। तो जब वहाँ पर ये जाता है, सब लोग पीछे से ट्रैक कर रहे होते हैं।
तो होता ये है कि 1 घंटे बाद जो वो फ्लाइट थी वो रडार से हट जाती है। अब हटने के बाद पूरा 3 घंटे बाद वो फ्लाइट दोबारा रडार पर आती है। पर पॉइंट ये था कि उस फ्लाइट के अंदर सिर्फ 1 से 2 घंटे का फ्यूल था उड़ने का। तो वो वापस कैसे आई, उसने कहाँ पर लैंड किया और कहाँ पर क्या कैसे कैसे क्या हुआ। तो जब वो वापस आया अपने बेस पे तो उसने सबको यही बोला कि सब अपना सामान पैक करो और वापस चलते हैं। अब पूरे के पूरे लोग वापस चले गए। फिर वहाँ की जो अमेरिका की जो एम्बेसी थी वो उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो वो सारा कुछ बताता है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, बट कुछ चीज़ें छुपा भी देता है। तो उनको जो बताता है बातें वो ये थी कि वहाँ पर कुछ लोग थे अंटार्कटिका में, उन्होंने उसका जो प्लेन था वो अपनी तरफ खींचा। वहाँ पर कोई भी कंपास वगैरह कुछ नहीं चल रहा था। देन वहाँ पे जो बातें जर्मनी के लोग को पता लग गई थी पहले कि नीचे जो काविटी है, नीचे जो होल्स हैं, वहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री कम है, अलग अलग जानवर हैं वहाँ पे, उन सब के बारे में बताया। और मैसेज ये था कि उन लोगों ने, जिनको जर्मनी बोलता था आर्यंस, जर्मनी उनको आर्यंस बोलते थे उन लोगों को, एलियंस को, उन्होंने इसको मैसेज दिया कि दोबारा यहाँ पर मत आना, क्योंकि अगर तुम हमारे पास दोबारा आए तो हम पूरी वर्ल्ड को तबाह कर देंगे और उनके पास इतनी पावर भी है। ऐसे एडमिरल ने बताया उन लोगों को। तो जब सारे पॉइंट अमेरिका को पता लग गए कि एक्चुअल में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं अंटार्कटिका में, तो उन्होंने सबको ये बताया कि इस इंफॉर्मेशन के बारे में कोई बाहर नहीं बताएगा, ये इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। देन 1956 में ये बंदा मर जाता है, कौन? एडमिरल रिचर्ड। अब वो एक डायरी लिखता है, उस डायरी में ये सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि वो डायरी उसके बच्चे को मिल जाती है, मैं बता रहा हूँ, वो डायरी उसके बच्चे को मिल जाती है जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आई है एक्चुअली में। और उसमें उस डायरी में साफ साफ लिखा हुआ था कि एक अननोन फोर्स थी जहाँ पे उसको खींचा गया नीचे की तरफ। वहाँ पर लेक्स थे, वहाँ पे ग्रीनरी थी, वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स थे जो उसने देखे, जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब एक अलग ही जगह पे वो उनका वो हो गया कि भाई एलियंस के थ्रू या जो भी कह लो एग्जैक्टली कि अंटार्कटिका गया, वो अंटार्कटिका निकला वहां पे। तो बेसिकली जब वो अंटार्कटिका गया तो एक अननोन फोर्स ने उसको खींचा नीचे की तरफ, तो वो उन्हीं का बेस था जहाँ से उन्होंने उसको खींचा नीचे। और फिर उसने उन लोगों से बात भी की इनफैक्ट। तो उसने उनको डिस्क्राइब भी किया कि वो बहुत हाइट में लंबे थे, पेल फेस था, और मेरे को मैसेज दिया वर्ल्ड के लिए कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ये जगह हमारी है। और ये मैसेज उसने यूएस आर्मी को दिया वहाँ पे जाने के बाद। ये उस किताब में लिखा हुआ है। वो उस किताब में लिखा हुआ, और ये इन्फॉर्मेशन इस किताब से फिर बाहर आई है, क्योंकि यूएस मिलिट्री ने कभी इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो यूएस ने छुपा के रखी है। इसके अलावा चलो, ये तो यूएस, जर्मनी और अंटार्कटिका की बात हो गई कि एलियंस की ये कॉन्स्पिरेसी है, बट एक यूके की भी कॉन्स्पिरेसी है कि 2 लड़के थे, वो जाते हैं एक ट्रैक पे, और जब वो ट्रैक पे जाते हैं तो वो एक यूएफओ देखते हैं, वही मेटेलिक, राउंड शेप, शार्प एंगल्स। तो वो उनको लगता है कि शायद ये हमारा सपना है या क्या है। पर जब उसे देखते हैं तो उसके आसपास एक प्लेन आता है। वो प्लेन था चेक करने के लिए एग्जैक्टली क्या चीज़ है। अब वो यूके का प्लेन था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता उस फाइटर प्लेन का। तो तब उनको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में ये एक यूएफओ ही है और हमने इसको कैप्चर करना है। और उनके पास, हाँ मतलब उनके पास उस टाइम पे कैमरा भी था, तो कैमरे से वो कैप्चर करते हैं और 6 से 7 फोटोज़ खींचते हैं उसकी, जब उनको पता लग जाता है कि ये एक्चुअली में यूएफओ है। अब कैप्चर करने के बाद उनको लगता है कि हम वापस आ गए हैं, अब कल परसों न्यूज़ में आ ही जाएगा। 7-8 दिन बीत जाते हैं, 1 महीना बीत जाता है, वो न्यूज़ में आते ही नहीं, कवर ही नहीं करता कोई चीज़ को न्यूज़ के अंदर, क्योंकि यूके गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो चीज़ निकल के आए बाहर। वो न्यूज़पेपर वाले के पास जाते हैं, जो वहाँ पर जो हैं, जो न्यूज़पेपर के अंदर चीज़ें डालते हैं, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस कंपनी के पास जाते हैं वो दोनों लोग। उस कंपनी वाले को बताते हैं कि हमारे पास ये फ़ोटोज़ हैं और हमने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी हैं। तो वो सारी फ़ोटोज़ कलेक्ट करता है और उनको फिर चेक करता है, मॉनिटर करता है, क्रॉस चेक करता है कि गलत तो नहीं है, कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं है डेटा की इसके अंदर। क्रॉस चेक करने के बाद साफ साफ पता लगता है कि वो एक्चुअल रियल इमेजेस हैं। फिर वो कंपनी कांटेक्ट करती है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट कहती है कि ये चीज़ बाहर नहीं आनी है। देन ये चीज़ भी वहीं पर ही रह जाती है। बट अब ये चीज़ कैसे खुलती है? अब इसकी भी एक डायरी बनती है, उस डायरी में सारी चीज़ें लिखी होती हैं। यहाँ तक ये तक लिखा होता है कि अगर मीडिया ने हमसे सवाल पूछा आगे इनके इस फ्यूचर में कि ये फ़ोटो क्यों हटाएगी, क्या है, तो उसका भी जवाब लिखा होता है उस डायरी के अंदर। ये डायरी कौन लिखता है? ये डायरी बेसिकली जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना, तो उनके पास रहता ही है ना रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वो डायरी मेंटेन्ड हुई थी। उसका भी एक डायरी का नाम था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता उस डायरी का। तो बाद में किसी और बंदे ने, केविन, उस डायरी का नाम था केविन,
बाद में एक बंदे ने उस डायरी को दोबारा गो थ्रू किया और तब ये इन्फॉर्मेशन दोबारा बाहर निकल के आई। ये थी इनकी कहानी एलियंस के रिगार्डिंग। देन रशिया की बात करूं तो काफ़ी टाइम पहले रशिया के ऊपर भी अटैक हुआ था। अब अटैक के दौरान एलियंस ने इन पे अटैक करा, ये हार भी गए रशिया पे। अब रशिया का भी एक एरिया 51 है, जिसको एरिया 51 कहते हैं। अब वो बाद में धीरे धीरे डेवलप हुआ। वो धीरे धीरे डेवलप कैसे हुआ? जब इनके पास एलियन अटैक हुआ तो एलियन अटैक के दौरान ना 3 डेड बॉडीज मिली एलियंस की। ये पहले कवर हुआ है कि एलियंस एक्चुअली में अटैक किया था रशिया पे। कौन से ईयर में हुआ था ये? तो अगर तुम गूगल करोगे तुमको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। पर्टिकुलरली रशिया का भी एक एरिया है 51, और वो एरिया उन्होंने बहुत ही अलग बनाया था, गांव की जगह पे जहाँ खाली एरिया था। और वो एरिया तब डेवलप हुआ था जब उनको एलियंस की बॉडी मिली थी, जिसमें कि उसको 2 एलियंस तो डेड थे और 1 एलियन जिंदा है। और वो उस एलियन की ना फोटो आज भी है इंटरनेट पे। उसके ऊपर उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट चालू करे। कैसा दिख रहा है उस फोटो में एलियन? देखिए अगर एलियन की बात करूं तो वो ज़्यादा हाइट का नहीं था, छोटी सी हाइट का था, और जैसे ओवल नहीं होता शेप, आई मीन ट्राइंगल टाइप जो होता है हम देखते हैं, उस टाइप का था। तो जो इमेज एलियंस की बनी है वही है। तभी उसको देख के लोगों ने इमेजेस बनाई हैं। फिर बाद में अगेन जब यूएस को पता लगा कि ये लोग भी अपना एक एरिया 51 बना रहे हैं, तो यूएस ने इनको इन्फॉर्मेशन बाहर करी कि रशिया का भी एरिया 51 है, और वो इमेजेस भी उस तरीके से बाहर आई। जब वो चीज़ें ऑपरेशन चल रहे थे तो किसी ना किसी ने, इनकी आर्मी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक करी थी कि रशिया का भी एरिया 51 है। और हाँ, यूएसए ने इसको क्रॉस चेक करने के लिए ऊपर सैटेलाइट से इमेज पहले कैप्चर कर ली थी। तो यूएस के पास हमेशा से टेक्नोलॉजी एज रहा है, हमेशा से। तो उसने सारे कुछ चीज़ें ट्रैक करी और फिर ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आई कि ये इनका भी एरिया 51 है, इनके पास एलियन। तभी ये सब देश ना हमसे आगे हैं टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, आर्म्स के अंदर, पैसे के अंदर, क्योंकि इनके पास ये टेक्नोलॉजी है, इनके पास कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट से इन्होंने चीज़ें देखी कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी चुराई है कैसा ना करके, और इस पर वर्क भी कर रहे हैं आज के टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है। जो बड़े देश हैं, रशिया हो गया, बीट यूएसए, चाइना, चलो चाइना तो विद टाइम ग्रो हुआ है। आपके हिसाब से एलियंस की हेल्प ले रहे हैं टेक्नोलॉजी में? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो बेसिकली जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, तुमने यूएस का भी देख लिया, रशिया का भी देख लिया, देन जर्मनी का भी देख लिया, इनके पास टेक्नोलॉजी का एज इसीलिए है क्योंकि इनके पास एलियंस की चीज़ें हैं, और यहाँ पर इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो वहाँ पर गए हैं फिर एलियंस इनके पास आए हैं। तो इसी वजह से आज की डेट में ग्रो भी कर रही हैं। और एलियंस मुझे लगता है इसी मतलब मुझे लगता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, और अंटार्कटिका में उनका बेस है। भाई हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि अंटार्कटिका में आपको एक एरिया तक ही जाना अलाउड है, और जितने भी ट्रैवलर्स भी जाते हैं वो एक एरिया तक ही जाते हैं। मैं भी एक रील या कुछ वीडियो ही देख रहा था कि कोई उस पॉइंट के बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहा था, तो या तो उसे रोक दिया गया या फिर वो वापस नहीं आया, पता नहीं कुछ तो था। बट ये मैंने सुना है कि अंटार्कटिका में एक एरिया तक ही आप देख सकते हो। अगर घूमने जो ग्रुप्स जाते हैं, जो शिप पे जाते हैं, वो बस उतर के फिर वहीं से वापस आ जाते हैं, वहाँ रुक नहीं सकते हैं। ट्रीटी भी साइन हो गई इस चक्कर में। अमेरिका ने ट्रीटी साइन करी है कि कोई भी अंटार्कटिका के अंदर नहीं जाएगा। किसी को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना है या फिर घूमने जा रहे हैं तो वो कोस्ट लाइन पे ही रहेगा। भाई बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं। खैर, जितनी भी प्रिडिक्शंस की बात हमने इस पॉडकास्ट में करी, देखते हैं वो इस साल सच होंगी या नहीं। फिलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और बस हम ऐसे बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स पे आपके लिए पॉडकास्ट लाते रहेंगे। आप भी प्यार देते रहो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना हमें। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अमित जी को भी फॉलो कर लो, इनका भी हैंडल यहीं आ रहा होगा। इंस्टाग्राम भी फ्लैश किया है इस वीडियो में, और जो इनका यूट्यूब है वो हमने नीचे लगा दिया डिस्क्रिप्शन में। ये भी बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स बताते हैं अपने चैनल पर और इंस्टाग्राम पर भी, तो डू फॉलो हिम। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ओके, बाय बाय।